नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान चैप्टर को शुरू करेंगे, जहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और इसके कई सब चैप्टर हैं और उन सवालों को हम लोग देखेंगे। कई मित्रों का ये सुझाव था कि सर नोट्स के बजाय सीधे प्रश्नों पर चलिए, नोट्स तो कोई भी रिवीजन कर सकता है आसानी से, तो हमारा फोकस जिससे थोड़ा कम समय भी हो और आसानी से हम लोग जल्दी रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती विद्यार्थी जीवन में रिवीजन की है और सफलता का जो रास्ता है वो रिवीजन के माध्यम से ही हम सफलता तक पहुंचते हैं। तो आज इसका जो पहला सब चैप्टर है कंकाल व मांसपेशीय तंत्र, उसके सवालों से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें पहला सवाल है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। ऑप्शन है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी व अंगों का, या जल का। तो इसका सही उत्तर है जल का, क्योंकि हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 55 से 70% तक पाई जाती है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक सॉल्वेंट होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में होता है। ऑप्शन है लगभग 70% पानी, बी ऑप्शन है 20% से 30% पानी, ऑप्शन सी है 10% से 20% पानी, या 30% से 40% पानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी लगभग 70% पानी। यह बीपीएससी 2018 में ये सवाल पूछा गया था। आप सब जानते हैं कि बीपीएससी में साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है और उसमें बायोलॉजी की महत्ता बहुत अधिक है। इसलिए जो भी हमारे साथी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाले समय में प्रीलिम्स परीक्षा देंगे, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि आप बायोलॉजी को बिल्कुल भी आप दरकिनार न करें, उसको कई बार आप रिवीजन कर लें और सवालों को सॉल्व कर लें। तीसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग। ऑप्शन है 10%, 30%, 65% या 75%। इसका सही उत्तर है 65%। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन है लौह, सोडियम, ऑक्सीजन या आयोडीन। तो ये इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है 65.0%, जिसके बाद क्रमशः कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% एवं फास्फोरस 1% का स्थान है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। ऑप्शन है लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम। इसका सही उत्तर है उपलब्ध विकल्पों में कैल्शियम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में होती हैं। ऑप्शन है 204 अस्थियाँ, 206 अस्थियाँ, 208 अस्थियाँ, 210 अस्थियाँ। इसका सही उत्तर है 206 अस्थियाँ। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है। ऑप्शन है 280, 200, 220, 206। तो वही सेम क्वेश्चन है, इसका उत्तर है 206। अगला प्रश्न है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 100, 200, 300 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात चूँकि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः कंकाल तंत्र के दो बृहद भाग अक्षीय तथा उपांगीय कंकाल में बटी होती है। अस्थियां शरीर का ढांचा बनाने में सहायक होती हैं तथा शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन है वोमर, स्टेपीज, मैलियस, इनकस। इसका सही उत्तर है स्टेपीज। यह यूपी लोअर में और यूडीएलडी में सवाल पूछा गया। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन है कान में, नाक में, आँख में, पैर के अंगूठे में। सही उत्तर है कान में, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कान की जो हड्डी है वो सबसे छोटी है, जिसे स्टेपीज कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन है 28, 30, 32, 40। सही उत्तर है 28। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर
का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती हैं। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं तथा शेष 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती हैं जो कि सुनने में सहायक होती हैं। हाइओआइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इनकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन है 12, 10, 14, 11। इसका सही उत्तर है 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थि से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संधित रहती है। पसलियां कमान की भांति झुकी हुई होती हैं। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा बनाती हैं जिसमें फेफड़े तथा हृदय स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ऑप्शन है खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। इसका सही उत्तर है खोखली होती है। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन है हड्डी का निर्माण, बेसल लैमिना श्रावण, हड्डी टूटना, मांसपेशियों का पुनरुद्भवन। इसका सही उत्तर ए और सी अर्थात हड्डी का निर्माण और हड्डी टूटना उससे संबंधित है। ऑस्टियोक्लास्ट एक प्रकार की हड्डी कोशिका है। यह हड्डियों के विघटन और निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। हड्डी एक गतिशील ऊतक है। यह कशेरुकी प्राणियों के हड्डियों के रखरखाव, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑप्शन है ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन या रुधिराधान। ये कई जगह पे सवाल पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री 2001 में, यूडीएलडीए में और उत्तराखंड पीसीएस में। इसका सही उत्तर है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्ट का मतलब होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है। आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना तथा मांसपेशियों की शक्ति में सुधार करना है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन है स्नायु या लिगामेंट, दूसरा ऑप्शन है तंतुमय ऊतक या फाइब्रिन अथवा मांसपेशी ऊतक। इसका सही उत्तर है स्नायु या लिगामेंट। लिगामेंट या स्नायु वह प्रत्यस्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबद्ध कर जोड़ का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं? ऑप्शन है वर्टिब्रे, कार्पल्स, कार्टिलेज। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात कार्टिलेज। उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ यानी पिवोट को कहते हैं? ऑप्शन है सेडल जोड़, फाइब्रस जोड़, कार्टिलेजिनस जोड़, सिनोवियल जोड़। इसका सही उत्तर है सिनोवियल जोड़। यानी एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को सिनोवियल जोड़ कहते हैं। यह जोड़ गर्दन के ऊपरी भाग से पहले और दूसरे ग्रीवा कशेरुकाओं के बीच उपस्थित होता है, जिसे क्रमशः एटलस और अक्ष के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं? ऑप्शन है केवल भोजन कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। इसका सही उत्तर है कि दांतों पर जो जमी परतें हैं वे भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया की बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? ऑप्शन है नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। अगला ऑप्शन है नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, या नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। अगला प्रश्न है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है? ऑप्शन है जो रक्त में उपस्थित है,
ऑप्शन बी त्वचा में उपस्थित है, ऑप्शन सी ऊन में उपस्थित है, ऑप्शन डी अंडों में उपस्थित है। यह IAS 1997 में और UPPCS मेंस में यह सवाल 2003 में पूछा गया था कि अल्फ़ा केराटिन एक प्रोटीन है, वो क्या होता है, तो वह त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फ़ा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह केराटिन का एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक तथा तंतुवत होता है। सींग, नाखून, खुर, बाल इत्यादि में भी अल्फ़ा केराटिन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है ग्लोबुलिन, म्यूसिन, केराटिन या कैसीन। इसका सही उत्तर है केराटिन। अगला प्रश्न है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन विद्यमान है। ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, केराटिन, वैसोप्रेसिन या ट्रिप्सिन। इसका सही उत्तर है केराटिन। अगला प्रश्न है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, और तीसरा ऑप्शन है सोडियम और कैल्शियम, और एक चौथा ऑप्शन है कैल्शियम और फास्फोरस। इसका सही उत्तर है कैल्शियम और फास्फोरस। यह UPPCS मेंस का सवाल है 2011 में। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक हैं। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन अथवा आयोडीन। यह इसका सही उत्तर है आयोडीन। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक हैं। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन है 4, 12, 20 अथवा 28। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चर्वण दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 स्थायी चर्वण दंत एक दंतीय होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श के रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, प्रचर्वणक या अग्रचर्वणक तथा चर्वणक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। ऑप्शन है अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंटम। इसका सही उत्तर है दंतवल्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही अर्थात मांसपेशियां गलत है, अर्थात मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। ये गलत है, क्योंकि मांसपेशियां एक व्यक्ति को चलने, बोलने, खाने आदि काम में सहायक होती हैं। ये दिल की धड़कन, श्वसन और पाचन को नियंत्रित करती हैं। तापमान विनियमन और दृष्टि सहित कई अन्य कार्य भी पेशीय प्रणाली पर निर्भर करते हैं। मांसपेशियां जोड़ी में कार्य करती हैं और सिकुड़ने पर छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं। ऑप्शन है जबड़े में, जांघ में, गर्दन में, हाथों में। इसका सही उत्तर है जबड़े में, अर्थात ऑप्शन ए सही है। UPPCS मेंस 2008 में ये सवाल पूछा गया था। क्योंकि किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। वर्ष 1992 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। अब सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेलित करना है। अगले प्रश्न में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में क्रमशः है उरोस्थी, जत्रुक, जानुफलक, स्कंदफलक, और सूची सेकंड में है क्लेविकल, पैटेला, स्कैपुला और स्टर्न। इसका सही उत्तर है इसमें डी ऑप्शन, और हम इसको मिला लेते हैं। उरोस्थी स्टर्नम से मिलान इसका होगा, जत्रुक का क्लेविकल से, जानुफलक का पैटेला से और स्कंदफलक का स्कैपुला से। अब उसके अगले सब चैप्टर पर हम लोग आएंगे जो पाचन तंत्र है। इसके भी सीधे हम लोग सवालों पर चलते हैं। नोट्स आप लोग किताबों से देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। हम लोग सीधे सवालों पर चलते हैं पाचन तंत्र से संबंधित। इसका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ऑप्शन है पैंक्रियाज,
बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। इसका सही उत्तर है छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन यानी डाइजेशन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से जीव के स्वाद नहीं हैं? ऑप्शन है मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। इसका सही उत्तर है 4 और 7, यानी सी ऑप्शन सही है। 4 है मसालेदार और 7 है तीखा। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या है कि जिह्वा के छत्राकार परिकोटीय तथा प्रणित अंकुरों में उपस्थित स्वाद कलिकाओं द्वारा जिह्वा स्वाद ज्ञान का काम करती है। मनुष्य में इसका अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर व किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं, अतः जिह्वा के स्वाद में मसालेदार और तीखा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। ऑप्शन है नोक, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात पीछे का भाग, यानी कड़वाहट के लिए मानव जीभ का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि मनुष्य की मुख गुहा में लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। लार। अगला प्रश्न है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ऑप्शन है स्टार्च, प्रोटीन, रेशे या वसा। इसका सही उत्तर है स्टार्च। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेस होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन है स्टार्च, रेशे अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। झारखंड पीसीएस का ये सवाल है, 2013 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात स्टार्च, यानी लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन है इन्वर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज, एनहाइड्रेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। अगला प्रश्न है 8वां, कथन और कारण के रूप में है। कथन है, मानव शरीर में यकृत यानी लीवर वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। अब इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी पहला कथन सही है और कारण गलत है। क्योंकि यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है जो वसायुक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? ऑप्शन है आंत, यकृत, अमाशय, अग्नाशय। इसका सही उत्तर है अमाशय। मानव शरीर में अमाशय जठर रस का स्रावण करता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदलना, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करना, भोजन के कठोर हिस्से को अपघटित कर उसे नरम बनाना है। अगला प्रश्न है, एंजाइम एक ऑप्शन विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है, वायरस है। इसका सही उत्तर है बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? ऑप्शन है वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। ये देखिए कई बार ये सवाल पूछा गया है कि एंजाइम मूलतः क्या है। यूपीपीसीएस 1996 में, यूपीपीसीएस मेंस 2004 में, एमपीपीसीएस 1990 में, उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 में, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 में और यूपी लोअर मेंस 2013 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात प्रोटीन, यानी एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण सवाल है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है।
अगला प्रश्न है अधिकतर एंजाइम होते हैं, ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, अम्ल, क्षार अथवा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रोटीन। एंजाइम है, ऑप्शन है वसा, आरएनए, प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। वही क्वेश्चन रिपीट है, इसका सही उत्तर है प्रोटीन, अर्थात एंजाइम प्रोटीन है। अगला प्रश्न है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, ऑप्शन है बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम अथवा प्रोटीन्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में यानी कैटालाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है और सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। अगला प्रश्न है एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ऑप्शन है वे जैव उत्प्रेरक हैं, ऑप्शन 2 वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो इसमें 1 और 2 यानी पहला स्टेटमेंट तो दूसरा दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एंजाइम जो जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती हैं। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन्स अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर अपना कार्य संपादित करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। ऑप्शन है जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, डायस्टेज। तो इसका सही उत्तर है जाइमेज। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। ऑप्शन है लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही उत्तर है यूरिया। यानी यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है जिसके द्वारा अनेक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी मुख्य क्रियाएं हैं जैसे पित्त का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। ऑप्शन है पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन। इनमें से किन की सहायता से होता है। तो ऑप्शन सी सही है, यानी केवल 1 और 2 की सहायता यानी पित्त अम्ल और लाइपेज की सहायता से होता है। अगला प्रश्न है लाइपेज एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। ऑप्शन है गुर्दा, अग्नाशय, यकृत, हृदय या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है अग्नाशय। अगला प्रश्न है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन। तो इसका सही उत्तर है गैस्ट्रिन। ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिनका स्राव क्रमशः अग्नाशय, लार ग्रंथि तथा आमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन एक पेप्टाइडेज है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन को तोड़ने का कार्य करता है, जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि आमाशय में जीव कोशिकाओं द्वारा तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीप्त करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है। इसका ऑप्शन है यकृत, मुंह, छोटी आंत अथवा आमाशय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात आमाशय। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। इसका ऑप्शन है पेप्सिन, लैक्टेस, यूरियस, जाइमेस। इसका सही उत्तर है पेप्सिन। प्रोटीनों का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक अमीनो अम्लों में विघटित करता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण के रूप में। कथन है हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रा तंत्र में होता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कारण है अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है। इसका सही उत्तर है डी, यानी कथन गलत है और कारण सही है। कथन गलत है जबकि कारण सही है। आहारनाल में प्रोटीनों का पाचन आमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। आमाशय के पश्चात भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है तो अग्न्याशय द्वारा अग्न्याशयिक रस भोजन से जो जा मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। ऑप्शन है यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात ट्रिप्सिन।
अगला प्रश्न है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? ऑप्शन है प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, स्टार्च को ग्लूकोज में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? ऑप्शन है बृहदांत्र, क्षुद्रांत्र, पित्ताशय अथवा आमाशय। इसका सही उत्तर है बृहदांत्र। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात शेषांत्र, मध्यांत और गृहणी। यह इसका ह्रासवान क्रम है। मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह गृहणी, मध्यांत्र तथा शेषांत्र में विभेदित होता है, जिनकी लंबाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर तथा 2.5 मीटर तथा 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलिक नलिका होती है। अगला प्रश्न है कथन अभिकथन ए और कथन आर में। इसमें पहला स्टेटमेंट है, मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। और इसका कथन आर है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्ट्रोज विद्यमान रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चूँकि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम लारी डायस्टोज जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, मनुष्य की लार में भी पाया जाता था। दोनों कथन सही हैं, परंतु डायस्टोज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होगा, यह तर्कसंगत नहीं है। यही कारण है कि कथन आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। ऑप्शन ए है अम्लीय फॉस्फेट्स, और इसका दूसरा ऑप्शन है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, सी है एक्रोसिन, डी है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनस। और इसका उसका जो उत्तर है, सही जोड़ा जो है वह ऑप्शन बी अर्थात ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकेंड को डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए इसका होता है प्रयोग। क्योंकि ए कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकेंड या EcoR2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में है टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन। सूची सेकंड में है रक्त में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। नंबर 2 है स्टार्च को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, वसाओं को जल अपघटित करता है या मसृण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। इसका मिलान सही, इसका क्रम देख लेते हैं। इसका सही क्रम होता है टाइलिन स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदलता है और ऑक्सीटोसिन मसृण पेशियों यानी स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन। सूची सेकंड में है पेप्सिन, कैरोटीन, कैरेटिन और टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। इसका सही उत्तर है सुमेलन है विटामिन कैरोटीन संबंधित, एंजाइम पेप्सिन से, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से और प्रोटीन कैरेटिन से। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, माल्टोज। ये ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ऑप्शन है आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में, पित्त में। तो इसका सही उत्तर है यकृत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकतानुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, लाइकोजन के रूप में। इसका सही उत्तर है डी अर्थात ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, बी ऑप्शन लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, सी ऑप्शन लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है, डी ऑप्शन लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है। इसका सही उत्तर ए अर्थात 10 दिनों से अधिक उपवास की स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में किसका पाचन प्रभावित करता है? ऑप्शन है वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का। यह UPPCS 2017
प्री और मेंस एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर है वसा का, यानी पित्ताशय में उपस्थित पत्थर वसा का पाचन प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है और पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ अवयवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, अवटु ग्रंथि, आमाशय। इसका सही उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? इसका सही उत्तर है यकृत। पहले के प्रश्न में हम लोगों ने देख लिया। अगला प्रश्न, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? ऑप्शन है प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स अथवा पित्ताशय। इसका सही उत्तर है पित्ताशय। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन है यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली या पैनक्रियाज। इसका सही उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसका तीसरा स्टेटमेंट है, इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये गुण विशिष्ट हैं, किसके हैं? ऑप्शन यकृत के, प्लीहा के, अग्नाशय के, लार ग्रंथि के। इसका सही उत्तर है अग्नाशय के। क्योंकि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एचसीआई की मौजूदगी में की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। दूसरा है, वसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्र से एंटोरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इसमें सही कथन क्या है? तो इसमें दोनों, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं।